नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात उस मुगल शासक औरंगजेब पर होगी जिस पर देश की सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी पर अब औरंगजेब प्रेम भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक समाजवादी पार्टी और उसके विधायक पर किया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सीएम योगी ने किसका इलाज करने की बात कही है। योगी ने क्यों कहा कि आजमी को यूपी भेज दो, उसका इलाज करा देंगे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के एक एक दुष्प्रचार का कैसे जवाब दिया, वो भी आज आपको बताऊंगी। साथ ही बात दिल्ली की होगी, जहां दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। कैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान हुई अनियमितताओं की पोल खोली, आपको एक एक तस्वीर आज मैं दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी के औरंगजेब प्यार पर योगी आदित्यनाथ के प्रहार की। समाजवादी पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी पर उनका औरंगजेब प्रेम भारी पड़ता दिख रहा है। पहले तो महाराष्ट्र में अबू आजमी पर इसे लेकर मुकदमा हुआ और अब ये बात उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी और समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार किया है। दरअसल आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बजट पर चर्चा हो रही थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधान परिषद में बयान दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी के उस बयान पर करारा अटैक किया जिसमें अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया था और उसे महान बताया था। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से अबू आजमी पर कार्रवाई करने की मांग की। ये भी कहा कि उसे एक बार यूपी भेज दो, उपचार हम कर देंगे। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने तो ये तक कह दिया कि एक क्रूर और अत्याचारी शासक का महिमा मंडन करने वालों को क्या भारत में रहने का अधिकार है। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को उसको बाहर निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा औरंगजेब के महिमा मंडन करने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया। योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब के बारे में बताया कि कैसे वो एक क्रूर शासक था जिसे समाजवादी पार्टी औरंगजेब को आदर्श मान रही है। योगी आदित्यनाथ ने शाहजहां की जीवनी का हवाला दिया और कहा कि शाहजहां अपनी जीवनी में ये लिखे हैं कि ऐसा कमबख्त किसी के भी घर में पैदा ना हो, क्योंकि औरंगजेब ने गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता शाहजहां को कैद में रखा था। उसे 7 साल तक आगरा के किले में कैद रखा था। इतना ही नहीं, उसने गद्दी पाने के लिए दारा शिकोह समेत अपने 3 भाइयों की हत्या भी कर दी थी। औरंगजेब ने पिता को कैद में रखा और सिर्फ भाइयों की हत्या नहीं की, बल्कि उसने अपने बेटों से भी डर महसूस किया था। उसने अपने 2 बेटों को जेल में डाल दिया, एक की आंख फुड़वा दी। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से ये सवाल किया, ये पूछा कि ये औरंगजेब कैसे किसी पार्टी का आदर्श हो सकता है।
दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा। औरंगजेब को मध्यकालीन इतिहास में सबसे क्रूर शासक माना जाता है। वो मुगल सल्तनत का छठा बादशाह था जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर गद्दी हथियाई थी। इसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में भी किया और ये बताया कि पटना के खुदा बख्शा लाइब्रेरी में आज भी वो शाहजहां की जीवनी रखी हुई है, उसमें उसके काले करतूतों को लिखा गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की। अबू आजमी सिर्फ समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं है, बल्कि वो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने औरंगजेब पर अपनी राय रखी। उन्होंने औरंगजेब को महान बताया था और ये भी कहा कि वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच जंग को धार्मिक युद्ध नहीं बताया और ये कहा कि वो सत्ता के लिए संघर्ष था। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना। सर, आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। संभाजी साहब क्या किया? अरे इसलिए लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपहसार मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं। अबू आजमी को आप सुन रहे थे, उन्होंने औरंगजेब पर बयान दिया और जब इस बयान पर विवाद बढ़ गया तो उन्होंने माफी भी मांग ली और कहा कि वो अपना बयान वापस लेते हैं। लेकिन इतिहास क्या कहता है ये भी जानना जरूरी है। इतिहास के मुताबिक औरंगजेब ने इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया था। इस्लाम ना कबूल करने पर कितने हिंदुओं की जान ली थी ये भी दर्ज है। इतिहासकारों के मुताबिक 24 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम इसलिए करवा दिया क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब को कहा था कि सिर देंगे लेकिन शीश नहीं देंगे। और फिर दिल्ली में लाल किला के सामने जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा है वहां उनका सिर कलम कर दिया गया था। इसी तरह 11 मार्च की भी घटना है। 11 मार्च 1989 को छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
क्योंकि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल करने पर उन्हें छोड़ने की बात कही थी। लेकिन जब संभाजी महाराज ने इस्लाम मानने से इनकार कर दिया तो पहले उनकी आंखें फोड़वा दी गई और उसके बाद हाथ कटवा दिए गए, चमड़ी उधेड़ी गई और फिर फांसी दे दी गई। सोचिए, जिस औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया, हिंदुओं पर जजिया जैसा टैक्स लगाया, उस औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया। तब योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में यह साफ संदेश दे दिया कि जिसको है औरंगजेब से प्यार, उसका यूपी में होगा उपचार। योगी के इसी बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने पलटवार किया। अबू आजमी कह रहे हैं कि सरकार में लोकशाही नहीं है, तानाशाही है और इसलिए जो चाहें वो कर दें। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है ना, मैंने कहा ना, अगर डिक्टेटरशिप है, कानून से नहीं चलेंगे, जो चाहो करो, तो देखेंगे निपटेंगे सबसे। जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं इसको, ये क्या मतलब है। मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वही मैंने बोल दिया। डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के औरंगजेब प्यार को लेकर सिर्फ उपचार करने की बात नहीं कही, बल्कि समाजवादी पार्टी के डीएनए पर भी सवाल उठाया। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि लोहिया के विचारों वाली समाजवादी पार्टी कैसे अपने विचारों से भटक गई है। योगी आदित्यनाथ ने सदन को लोहिया में एकता के बारे में बताया और कहा कि भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण ही भारत की एकता का आधार है। मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का भाग बनना नहीं कर सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां, कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को सिर्फ औरंगजेब को लेकर ही नहीं, बल्कि महाकुंभ को लेकर भी घेरा। उन्होंने कहा कि कैसे महाकुंभ सबसे यूनिक इवेंट बन गया। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के हर उस व्यक्ति की मनोमस्तिष्क में छाता हुआ दिखाई दिया है, जो अपने आप में दुनिया की एक यूनिक इवेंट बनकर के लंबे समय तक दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का उल्लेख किया, ये यथा माम प्रवदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यानी मुझे जो जिस रूप में स्मरण करता है मैं उसी रूप में उसको दिखाई देता हूं। और मुझे लगता है कि जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसे ही सृष्टि प्रयागराज में देखने को मिली। पहला आयोजन है जिसको दुनिया के मीडिया ने सराहा है और यूनेस्को के निदेशक टिम कर्टिस ने भी महाकुंभ के बारे में कहा कि 2019 के कुंभ को
यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2023 में इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा है और वे स्वयं भी महाकुंभ के हिस्सेदार बने थे। और देखिए, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक जहां पर औरंगजेब पर घमासान छिड़ा हुआ है, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भी आर पार की लड़ाई हो रही है। इसी महीने दिल्ली सरकार का बजट आएगा, लेकिन उससे पहले सीएम रेखा गुप्ता फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। रेखा गुप्ता खुद घूम घूम कर केजरीवाल सरकार के दौरान हुई गड़बड़ी सदन से लेकर सड़क तक उजागर करने में लगी हुई हैं। उनके मंत्री भी ग्राउंड पर हैं। आज प्रवेश शर्मा ने यमुना की साफ सफाई का जायजा लिया है। उसके बाद क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। उधर आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में रेखा सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाया है। उन्हें उनका चुनावी वादा याद दिलाया है। इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने क्या जवाब दिया है वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह दिल्ली के जीटीबी अस्पताल का गोदाम है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जीटीबी अस्पताल का दौरा किया और केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल की पोल खोल दी। अस्पताल के स्टोर रूम में कोरोना काल में खरीदे गए वेंटिलेटर समेत कई उपकरण यहां पर रखे हुए थे, जिनका अस्पताल में इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के कई अस्पताल बड़े पैमाने पर मेडिकल इक्विपमेंट्स बेकार पड़े हैं। इन इक्विपमेंट्स को खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिर्फ दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के गोदाम में 458 ऑक्सीजन कंटेनर्स हैं, 146 वेंटिलेटर्स हैं, 36,000 पीपी किट और कोविड के समय खरीदे गए ऐसे महंगे दूसरे मेडिकल उपकरण भी मिले हैं, जिन्हें यूज तक नहीं किया गया है। ये पूरा गोदाम जो है बुरी तरीके से भरा पड़ा है, जिसमें कि इनकी लिस्ट के हिसाब से 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी हुई है और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं। इसके अलावा बाईपैप मशीन्स पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें, मास्क पड़े हुए हैं, मैट्रेसेस हैं, बेडिंग्स हैं। ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई है चीजें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं। जो कल मैंने हाउस में बोला था, करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है। ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं आज की डेट में, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोविड से लेके अब तक आप मानिए कि 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एक अस्पताल में पड़े हैं। बाकी के अस्पतालों की क्या स्थिति है? केजरीवाल सरकार ने अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की ब्रांडिंग की थी तो वो था दिल्ली का एजुकेशन और हेल्थ मॉडल। लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता जब खुद ग्राउंड पर जा रही हैं तो आप सरकार के सबसे बड़े अचीवमेंट की पोल खोल रही हैं। अस्पताल का सर्वे करने के बाद रेखा गुप्ता ने खुलासा किया है कि केजरीवाल सरकार के दौरान 1200 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 7 अस्पतालों का निर्माण तक पूरा नहीं हो सका है। जीटीबी अस्पताल में भी नए ब्लॉक का निर्माण अधूरा ही है। सरकार ने करीब 25 अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डॉक्टरों की नियुक्ति तक नहीं की है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा। जो 7 बिल्डिंग जो उस समय कोविड के समय में बननी थी, जो आनन फानन में इन्होंने संजय गांधी में उन्होंने पार्किंग में ही बना दी बिल्डिंग। यहाँ पे इन्होंने पीछे के एरिया में, क्या एरिया है वो? स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसमें खड़ी कर दी बिल्डिंग, जिसमें किसी भी तरह की अस्पताल के लायक कोई फैसिलिटी नहीं करी गई। अनप्लान्ड तरीके से केवल एक पोटा केबिन जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, जिसपे करोड़ों रुपए की लागत से 1,100 करोड़ का एस्टीमेट था, जो कि उस समय का शुरू हुआ 60% पे आज भी है। कोविड में बन नहीं पाई। वो सारे के सारे जो थे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो थे, 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई और वो 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत की पूरी सातों की सातों बिल्डिंग थी। आज की डेट में अगर उसको रिवाइज एस्टिमेट भी माने तो लगभग 2000 से ऊपर तो 6 महीने पहले का इनका एस्टिमेट था। आज की डेट में अगर मैं समझूं, अगर हम उसके ऊपर 2500 करोड़ भी खर्च कर दें तो वो बिल्डिंग हमारे लिए अनयूटिलाइज्ड है,
क्योंकि उसमें अस्पताल में होने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पैरामीटर फॉलो ही नहीं किए गए। रेखा सरकार ने हाल ही में विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट भी पेश की थी। इस रिपोर्ट में भी केजरीवाल सरकार में दिल्ली के हेल्थ मॉडल के साथ खिलवाड़ करने के कई गंभीर आरोप लगाए गए। इसमें यह बताया गया कि दिल्ली के ऐसे 14 अस्पताल हैं जिसमें आईसीयू तक नहीं है, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय नहीं है। हेल्थ सेक्टर के लिए केंद्र से मिले पैसों को आप सरकार खर्च ही नहीं कर पाई है। अस्पतालों में बेड और स्टाफ की भी भारी कमी है। दिल्ली की सेहत सुधारने के लिए सीएम रेखा गुप्ता फुल एक्शन मोड में है। सीएम रेखा ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली सरकार जल्द ही केंद्र की आयुष्मान योजना को लागू करेगी, जिससे गरीबों को मुफ्त में इलाज मिल पाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि नई खरीदारी से पहले मौजूदा संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग हो। अगर किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है तो उसे दूसरे अस्पतालों में भेजा जाए। सीएम रेखा गुप्ता ये भी कह रही हैं कि वो दिल्ली के अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बनाएगी। यहाँ के हॉस्पिटल्स में मरीजों की देखभाल में किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाके हॉस्पिटल का हाल देखा, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का। उसमें क्या निकला? बंद, सील बंद, पैकेटों में बंद पड़े अभी तक, डब्बों में बंद पड़ी अभी तक मशीनरी सारी पड़ी है। कोविड में लोग तड़प रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बंद पड़े हुए हैं। जो पीपी किट चाहिए थी वो सारी अंदर पड़ी कबाड़ बन गई है। कारण क्या है कि जब ये सब कुछ करने का समय था तब अरविंद केजरीवाल जी शराब की पॉलिसी बना रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता नहीं थी, उनको अपनी शराब नीति और पैसे की चिंता थी। आप बताइए, अब इससे ज्यादा ही सीरियसनेस क्या होगी कि जो आदमी आईसीयू के वेंटिलेटर भी कबाड़ में डाल दे और फिर कहे मेरी हेल्थ मॉडल है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हेल्थ मॉडल है, जिसमें करोड़ों रुपया तो जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो सड़ रहे हैं, गड़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी अखबारों में ऐड लगा रहे हैं। इधर सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है तो उधर उनके मंत्री भी मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना की साफ सफाई का जायजा लिया है। किस स्पीड से यमुना की सफाई हो रही है उसका निरीक्षण किया गया है। दिल्ली की नई सरकार ने 3 साल के अंदर यमुना को साफ करने का टारगेट भी सेट किया है। पिछले 10 दिनों से दिल्ली में यमुना को साफ करने का काम चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर इस ऑपरेशन को 3 साल में पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यमुना से अब तक 1300 मीट्रिक टन कचरा भी निकाला जा चुका है। दिल्ली सरकार यमुना पर फेरी चलाने की भी तैयारी कर रही है, जिसके लिए जल्द ही एमओयू साइन होगा। यमुना के किनारे रिवर फ्रंट बनाने का प्लान भी है और इसके लिए जो भी इंतजाम किए जाने हैं उसको लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। दोबारा फ्लड सिचुएशन दिल्ली में नहीं आएगी, ये हमारी सरकार का संकल्प है। इसी के साथ जो दिल्ली हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं, तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर कर क्लीन कर कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। सरकार के पास में पैसा भी है और सरकार के पास में पैशन भी है। पूरे पागलपन के साथ में हम इस काम को करेंगे। दिन रात अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है। पिछले 10 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। उसके ऊपर हम आईटी की भी हेल्प ले रहे हैं, तो बड़े बड़े जो है कंसल्टेंसी एजेंसी की भी हेल्प ले रहे हैं और ये आपको जल्दी से एक्शन आपको दिखाई भी देगा। हमारा होमवर्क, हमारा एक्शन प्लान, हमारा रोड मैप ये जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपको ज़मीन पर भी ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो एक तरफ बीजेपी सरकार यमुना की साफ सफाई को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना को लेकर लगातार हमलावर है। अब इसे लेकर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने आज पोस्टर लगाकर बीजेपी पर अटैक किया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए का इंतजार है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आम आदमी पार्टी इसी को लेकर बीजेपी पर तंज कस रही है। आपका कहना है कि 3 दिन बाद बीजेपी सरकार महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर करेगी। दरअसल बीजेपी ने चुनाव से पहले महिला सम्मान योजना लागू करने का वादा किया था, जिसका ऐलान अभी तक नहीं हो पाया और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी तंज कस रही है। वहीं आपके इस पोस्टर अटैक पर सीएम रेखा गुप्ता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब उनका कोई भी एजेंडा नहीं चलेगा। हमने अपने संकल्प पत्र में जितनी भी बातें कही हैं, जो भी वायदे किए हैं,
निश्चित रूप में हर एक वायदा पूरा होगा, चाहे वो 2,500 रुपये का है, चाहे 21,000 रुपये बहनों को देने का है, चाहे सिलेंडर है। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, कि 2 दिन रह गए। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका नहीं चलने वाला। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। दोनों रोपवे प्रोजेक्ट 4 से 6 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। 196 सर, प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। एक आपने कहा कि 36 लाख लोग जाएंगे केदारनाथ रोपवे से। सर, एक चिंता रही है एक्सेसिव फुटफॉल की सर ऐसी जगहों पर, तो इसके साथ साथ जो नॉर्मल रूट है वो भी तो चलता रहेगा शायद। इसीलिए जो पहले भी संजीव ने पूछा था क्वेश्चन कि एनवायरमेंटल स्टडी, वहाँ पे कितनी कैपेसिटी है, इन सब को ध्यान में रख के ही फाइनल डिजाइन किया गया है। 209 मैं प्रशांत हूँ सर, न्यूज़ 24 से। आप इजाजत दें तो इससे अलग एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। कैबिनेट से बाहर कुछ नहीं कि रेलवे में फिर एक नई चुनौती आ रही है होली के त्योहार की। बाहर कुछ नहीं। टेक अ लास्ट क्वेश्चन सर। नाउ 203। अच्छा, आप हैं, ठीक है, सेकंड लास्ट। हेलो सर, मैं अजय हूँ, सकाल न्यूज़पेपर से। ये रोपवे की प्रोजेक्ट से जो आम यात्री वहां पे जाएगा, उसकी यात्रा की कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? डिपेंड करता है आज कितनी कॉस्ट है। नेक्स्ट आप लास्ट इनको दीजिए। 20। सर, मैं सुजीत ठाकुर हूँ, दैनिक भास्कर से। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो केदारनाथ वाला आपने बताया और हेमकुंड साहिब वाला बताया, तो क्या सरकार की ये मंशा है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए, वहां पर रहने के लिए, पिलग्रिमेज के लिए ये एक अलग पार्ट है। हो ही रहा ना सुजीत जी, जाके देखो ना।